हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल नॉलेज है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक्सिस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड हमने वहां बात की थी। आज हम ये लेक्चर में देखेंगे कि भाई फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फाइंड करने का एक शॉर्टकट, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। सही है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई गॉस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है। आई थिंक सो यहां से चैप्टर कंप्लीट होने में 3-4 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम अभी लगता है। क्लियर। आइए शुरू करते हैं आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। चलिए हेडिंग लगा देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कोई भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो, कोई भी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कोई भी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलरली पास हो, है ना, नॉर्मली पास हो, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही। मान लो कि ये कोई एक सरफेस है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लाइन। ये सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे करके पास हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। सही है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो 1 होगा। क्यों 1 हुआ? क्योंकि ये सरफेस में से एक ही फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करेगी। गॉट इट? मान लो कि ये सरफेस है और ये 4 फील्ड लाइंस है। ये सरफेस में से ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास कर रही है। ठीक है, ये सरफेस है आपका और ये 4 फील्ड लाइंस है, कुछ ऐसे पास कर रही है। ठीक है, तो ये सरफेस के लिए अब फ्लक्स हो गया 4। क्यों 4 हो गया? क्योंकि ये सरफेस में से 4 फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है। क्लियर? यानी फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी सरफेस में से जो परपेंडिकुलरली पास करती है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? तो कोई भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। गॉट इट? क्लियर है क्या? अच्छा, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface perpendicularly या तो फिर नॉर्मली is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी जो फ्लक्स होता है भाई वो एक नंबर है ना। क्योंकि फ्लक्स क्या है? क्योंकि कोई भी सरफेस में से कितना फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर पास। सही। अगर कोई सरफेस में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है तो उस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 4 हो जाएगा। अगर कोई सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जा रही है परपेंडिकुलर,
तो उस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 2 हो जाएगा। ऐसे मतलब यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक नंबर है, और आपको पता है कि नंबर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सही है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो सिंबल है वो सिंबल फाई है। क्लियर है तेरे, पक्का? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई, उसकी फॉर्मूला होती है ई डॉट ए। ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा, है ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट ए कॉस थीटा, वेर वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन, where theta is the angle between electric field vector and area vector, electric field vector and area vector। ठीक है, यानी जो फ्लक्स है वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, एक एरिया पर डिपेंड करेगा और एक एंगल पर डिपेंड करेगा। यानी ई और ए के बीच में कितना एंगल है उसके ऊपर भी आपकी जो कहानी है वो डिपेंड करेगी। रुको समझाता हूं, ध्यान से देखो। आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा डिपेंड करेगा एरिया और तीसरा डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये चीज के ऊपर भी आपका फ्लक्स डिपेंड है। सही है, क्लियर है? ये कैसे करता है ये बारी बारी से हम समझते हैं, बट अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखो, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। क्लियर है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। क्लियर है, याद रह गया? ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि भाई ये कैसे डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखो। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही, और ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, सही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर वाला आपका सरफेस है, सही। अब जरा ध्यान से देखो कि अभी ये सरफेस में से ऐसे सरफेस रखा हुआ है, ये सरफेस में से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, सही। ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, ये सरफेस में से 1 2 एंड 3, ये 3 फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है, सही। ऐसा रखा है, ये 3 फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है, सही। ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन यानी दो जो लास्ट में है वो ये सरफेस में से पास नहीं कर रही है। क्लियर है तुझे? मतलब अभी ये सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो 1 2 3 3 फ्लक्स होगा, सही। इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 3 फ्लक्स होगा। ऐसा समझ? अच्छा, यूनिट यूनिट अभी लिखते हैं बाद, ठीक है। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज करूंगा, तो क्या होगा, फील्ड लाइंस पास पास में आ जाएगी। आपको पता है कि जहां पर भी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होती है वहां फील्ड लाइंस पास आ जाती है ना, क्राउडिंग इंक्रीज हो जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। क्लियर? नहीं देखा है तो आप 03 लेक्चर देख के आइए, वहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया होगा, ठीक है, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो जो स्पेसिंग है बिटवीन टू फील्ड लाइंस वो डिक्रीज हो जाता है, यानी फील्ड लाइंस पास पास में आ जाती है। क्लियर? तो अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो ये फील्ड लाइंस पास पास में आ जाएंगे, यानी क्या होगा, ये जो दो फील्ड लाइंस है
जो अभी इस वक्त पास नहीं हो रहा है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर ये लोग पास आ जाएंगे, यानी ये दो फील्ड लाइंस भी इंटेंसिटी बढ़ाने पर इसमें से पास कर जाएंगे। आया समझ में? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर सरफेस का फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाता है। गॉट इट? क्लियर? देखो यहां क्या हुआ, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 ही लाइन अभी पास होंगे, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। बोलो सही है? पहले इतने में थी, अब इतने में ही आ। क्लियर है? अब जरा देखो सरफेस का एरिया बेरिया सब वही है, सरफेस उसी एरिया का है, सही। बट अब 5 फील्ड उसमें से पास कर रही है, सही। अब 5 फील्ड लाइंस उसके अंदर से परपेंडिकुलरली जा रही है। अब इसका फ्लक्स क्या हो गया, 5 हो गया। यहां पर मैंने एरिया कैसा रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, सही। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाने पर फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू ईच अदर, फील्ड लाइंस पास आ जाती है। तो उसी एरिया में से पहले कम फील्ड लाइन पास हो रही थी क्योंकि इंटेंसिटी कम था। इंटेंसिटी जैसे ही आपने इंक्रीज कर दिया, उसी सरफेस में से अब ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो फील्ड लाइंस है वो पास में आ गया। क्लियर है इतने तक? पक्का? ठीक है, चलो भाई। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर आपका जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? चलो ये पहली चीज। अब एक दूसरी चीज देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अब मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, ये कांस्टेंट है, सही। अच्छा, यहां से मेरा जो एरिया है वो कुछ ऐसे है, सही। कितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है, 1 2 एंड 3। इसका फ्लक्स क्या है, 3 फ्लक्स है, 3 फील्ड लाइंस पास करें, इसका फ्लक्स 3 है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, मैं एरिया को इंक्रीज करवा रहा हूं, एरिया को इंक्रीज करवा रहा हूं। फील्ड उतनी ही है, बट इसको खींच के मैं बड़ा कर रहा हूं, ये सरफेस का एरिया इंक्रीज कर रहा हूं। तो होगा क्या भाई, एरिया इंक्रीज करने पर सरफेस बड़ी हो जाएगी, सरफेस बड़ी हो जाएगी तो अब उसमें से ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, सही। यहां पर मैंने एरिया क्या किया, इंक्रीज कर दिया। देखो ये छोटा है, ये बड़ा होगा, ये छोटा था इसलिए ये और ये लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही थी। जैसे ही फील्ड कांस्टेंट रख के मैंने एरिया इंक्रीज किया, है समझ में, एरिया जैसे ही इंक्रीज किया तो ये दो लाइन जो पहले रह जाती थी अब वो भी सरफेस में से पास कर रही है। गॉट इट? क्लियर? यानी एरिया बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करता है, सही है। एरिया बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे भी बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पे भी फ्लक्स बढ़ता है। क्लियर है? पक्का? चलो भाई थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कांस्टेंट रखी है, सही। और ये मेरा यहां पर एक सरफेस है, सही। क्लियर है? ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और सरफेस भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखी है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको पता है कि इसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ कर लेते, चलो पहले, सही? और ये सरफेस का सेंटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हम वेक्टर्स में देख चुके हैं।
क्लास 11 के वेक्टर्स चैप्टर में ये हम चीज देख चुके हैं कि एरिया स्केलर नहीं होता, एरिया वेक्टर होता है। मतलब एरिया के पास डायरेक्शन होता है। अरे सर क्या बात करें, हाँ कहां से पढ़ के ला, पढ़ना आपको था भाई 11th क्लास में, जो कि आप छोड़ा। कोई बात नहीं, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अब ध्यान से सुनना, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो आप शेप को देख के निकाल ही लोगे। अगर स्क्वायर दिया है तो लेंथ इंटू लेंथ, अगर रेक्टेंगल दिया है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सर्कुलर दिया है तो पाई आर स्क्वायर, यानी शेप को देख के आप उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे। बात बच रही है डायरेक्शन की। तो याद रखना बच्चों कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ लिया जाता है। एक तो सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। सही है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये सरफेस ऐसे है और ये इसका सेंटर है। सही, तो एरिया वेक्टर ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये डायरेक्शन में। ऐसा समझ में, ये सरफेस के परपेंडिकुलर यानी ये डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, मान लो कि आपके पास कोई क्लोज्ड फिगर है, जैसे कि ये क्यूब, ये क्यूब है ना, क्यूब का 6 सरफेस होता है। अगर आपको ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करना, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ऐसा समझ में? अच्छा, अगर ये नीचे वाली का ड्रॉ करना है आपको एरिया वेक्टर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर ये सरफेस की बात करें, नीचे वाले सरफेस, तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? सरफेस के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ये सरफेस की बात करें, साइड वाले सरफेस की, ये सरफेस की, तो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये। गॉट इट? क्लियर? अगर ये वाली सरफेस की बात करें, यानी ये वाले साइड की, सही है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द सरफेस। सही है? अगर आगे वाले सरफेस की बात करें तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। पीछे वाले सरफेस की बात करें, पीछे वाले, तो एरिया वेक्टर उसका ऐसा आएगा, इनसाइड। क्लियर है? समझ गए? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। गॉट इट? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो अब वापस आ जाते हैं फ्लक्स के ऊपर। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये सरफेस मैंने रखा हुआ है। कैसे? ऐसे रखा हुआ, मतलब इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी यस, और सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे आएगा। क्लियर है? अच्छा, मतलब यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आएगा एरिया वेक्टर। समझ लो, अभी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है कि नहीं? है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखो। अगर ये सरफेस को मैं घुमा दूं, है ना, ऐसे घुमा रहा हूं मेरी डायरेक्शन में, सही, ऐसे घुमा रहा हूं ये डायरेक्शन में, अभी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे। देखो, ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री। अब एरिया वेक्टर को, यानी ये वाली सरफेस को मैं घुमा रहा हूं, घुमाऊंगा तो क्या होगा, आपका जो एरिया वेक्टर है वो भी सरफेस के साथ घूम जाएगा। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस और उसका एरिया वेक्टर अभी ऐसे है। देखो, एंगल कितना है दोनों में, 0 डिग्री।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये सरफेस को रोटेट करवा रहा हूं ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, सही। तो क्या होगा भाई, एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा, एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा, एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा। देखो यहां अब क्या होगा, जब ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले सरफेस में से पास नहीं करेगी, यानी पास तो कर रही है बट परपेंडिकुलर पास नहीं कर रही है। देखो छू कर जा रही है, छू कर जा रही है, यानी ये वाले केस में आपका जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ऐसे था तब सारी फील्ड लाइंस यहां से पास कर रही थी, जैसे ही ऐसे हो गया तो सारी फील्ड लाइंस इसको छू के, है ना, ऐसा चीज लगा के जा रही है। हाँ, खाने की बात से तुरंत आइडिया आ जाता है। क्लियर है? पहले क्या था, पहले क्या था, ये फील्ड लाइंस इसके अंदर से कंप्लीटली पास कर रही थी। देखो है ना, फ्लक्स आ रहा है, कंप्लीट फ्लक्स आएगा, सारी फील्ड लाइंस जो होगी वो पास कर जाएगी। बट जैसे ही सरफेस घूम गया, कुछ एंगल रोटेट करवाया, अब फील्ड लाइंस वही की वही है बट अब ये परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रही है। समझ रहे हो? यानी अब फ्लक्स जीरो होगा। अगेन इसको आप रोटेट कराओगे, ऐसे कर दिया, है ना, अब फील्ड लाइंस पास करेगी। समझ रहे हो? अब घुमाते घुमाते जब आपने ऐसे ला दिया, फिर से फील्ड लाइंस पास नहीं। समझ रहे हो? यानी फ्लक्स जो है वो एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 है, 90 है, 180 है। समझ रहे हो? फिर से 0 है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? यानी एंगल पर भी फ्लक्स की कहानी डिपेंड करेगी। 0 होगा तब सारी फील्ड लाइंस पास कर जाएगी, 90 होगा तब कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी, है ना, छू कर चली जाएगी। अगेन 180 होगा तब फील्ड लाइंस पास करेगी। समझ रहे हो? मतलब एंगल पर भी फ्लक्स की कहानी डिपेंड करेगी। क्लियर है? पक्का? ओके। देयरफॉर फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल। किसके बीच का एंगल? तो कि बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बोलो भाई, बात क्लियर है? ये सब क्लियर है? फ्लक्स डिपेंड करता है तीन फैक्टर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पर, एरिया कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है उसके ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल के ऊपर। अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर है? पक्का? चलो भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था कि कोई भी सरफेस में से कितना फील्ड लाइंस नॉर्मली ऐसे परपेंडिकुलरली पास होगा, जितना फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होगा उस सरफेस का फ्लक्स उतना ही होगा। आया समझ में? दूसरी चीज, जो फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी वो एक नंबर है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? फाई से। बाद में हमने देखा कि फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए होता है, यानी ई ए कॉस थीटा। यानी फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, एरिया पे ऊपर डिपेंड करेगा, और थीटा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। आया समझ में? क्लियर है? चलो भाई अब यूनिट की बात करते हैं। यहां यूनिट लिखता हूं, यहां यूनिट लिखता हूं। देखो फ्लक्स का यूनिट होगा ई इंटू ए के जितना, यानी कॉस थीटा का तो यूनिट होगा नहीं, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, यानी फ्लक्स का वही यूनिट होगा जो ई इंटू ए का हो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। ए का एरिया, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम। क्लियर है? पक्का? अच्छा, एक दूसरी बात भाई, अगर मैंने कोई क्लोज्ड बॉक्स के अंदर यानी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लो कि मेरे पास ये एक बॉक्स है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक है? यानी इस सरफेस में से जो फील्ड लाइंस कुछ बाहर आएगी वो ऐसे बाहर आएगी, समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लक्स होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अंदर जाती है, इनवर्ड होती है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। यहां बना दूं, अगर आपका नेगेटिव चार्ज रखा है तो फील्ड लाइंस ऐसे इनवर्ड जाती है ना? नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कहां होती है? इनवर्ड होती है, ऐसे। तो नेगेटिव चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज फ्लक्स इज नेगेटिव, सही? यानी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, सही है? आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है। बोलो भाई, क्लियर है इतने तक? पक्का? एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार पूरा चीज, बाद में हम आगे चलते हैं। वो कसम, वो इरादा। सर रिवाइज कर रहे हैं, गाना मत गाइए यार, कसम देने वाली की याद आ गई इसलिए गाना गुनगुना रहा हूँ। घर पे गुनगुना तो मारते लोग, मम्मी मारती है, बड़ी ही दुविधा है, क्या ही कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आप ऐसी दुविधा में मत पड़ना, ठीक है ना? सर जैसी हालत मत कर देना। हाँ, और किसी को बताना मत कि सर ऐसे गीत गाते हैं बीच में। क्लियर है भाई? रब कर दूं मैं? ठीक है, चलो भाई, अब फ्लक्स की कुछ और बात करते हैं। ये क्लियर है? पक्का? मिटा दूं मैं इसको? ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, सब डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। सारी जो चीजें हैं वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, सही है? हमने देखा था फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई डॉट ए, यानी होता है ई ए कॉस थीटा, सही है? थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ये याद रखना, थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आया समझ में? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, मान लो कि एंगल आपका है 0 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे बात है, ये आपकी सरफेस है, ठीक, बनाते हैं इसको, और ये आपकी सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे, बाहर की तरफ होगा, यानी ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में, यानी ऐसे केस में एंगल कितना हो गया, 0। सही, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। सही, ऐसे केस में एंगल 0 होगा, यानी आपका जो फ्लक्स होगा वो ई ए कॉस थीटा, यानी ई ए कॉस 0 होगा, यानी होगा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सही, तो फ्लक्स कितना आएगा, ई इंटू ए के जितना आएगा, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है। मतलब जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल होंगे, उस केस में जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। जाहिर सी बात है, अगर एरिया वेक्टर ऐसे है, मतलब सरफेस आपका ऐसे है, तो जो भी फील्ड लाइंस होगी वो सारी इसमें से पास कर जाएगी। मतलब जब भी एंगल आपका 0 डिग्री होगा, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, तब सारी जो फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर से पास कर जाएगी, तब आपका जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम आएगा। सही है, क्लियर? अच्छा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे कि ये आपका सरफेस है, सही, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सही, यानी सरफेस आपका ऐसे है, सरफेस आपका ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यानी सरफेस को छू कर जा रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं कर रहा। फ्लक्स क्या था कि कोई भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो, वो फ्लक्स था। यहां पर सरफेस क्या है, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास तो हो रही है, बट इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इसको छू कर जा रही है, यानी कोई भी फील्ड लाइंस इसके अंदर से परपेंडिकुलर पास नहीं हुई, यानी कोई भी फील्ड लाइंस इसके लिए फ्लक्स नहीं बनाएगी। सही, ऐसे केस में आपका जो फ्लक्स है वो 0 आएगा, ठीक है, कोई भी फील्ड लाइंस इसके अंदर से परपेंडिकुलर पास नहीं हो गई। गॉट इट, क्लियर? यानी ऐसे केस में, मतलब जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा, तब आपका जो फ्लक्स है वो ई ए कॉस 90 होगा, कॉस 90 0 आता है, यानी फ्लक्स आपका 0 होगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, थर्ड केस देखते हैं, जब आपका थीटा 180 डिग्री हो, सही, यानी ई एंड ए आर एंटी पैरेलल, ई एंड ए आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ई एंड ए आर एंटी पैरेलल, क्लियर है? तब क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस 180 होगा, है ना, ये कैसे पता है ना, देखो सरफेस ऐसे है, ऐसे सरफेस रखा है,
मतलब इसका एरिया वेक्टर अब ये डायरेक्शन में, सही, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, सही, ई ऐसे है, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, अपोजिट, एंगल 180, सही। तो इस का जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव आएगा, ई cos 80 -1, सही। तो इसका फ्लक्स -e आएगा, समझ। और ये वैल्यू जो है वो फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू, पास तो कर रहा है बट माइनस होगा, सही है। यानी आपका फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, सही। जीरो वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ई और ए के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स जीरो, ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम, ई और ए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फ्लक्स मिनिमम। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं ना? पक्का? गॉट इट? क्लियर? ओके, ये एक बार देख लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, बाद में हम आगे चलते हैं। चलिए चले आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ये सारी एक चीज देखी आपने कि ये सारी सरफेस हमने जो कंसीडर की वो सिमेट्रिकल सरफेस है, यानी ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस है जिसका एरिया आप निकाल सकते हो। चल एक बार न्यूमेरिकल करा तो बाद में आगे चलते, पहले न्यूमेरिकल देखो। न्यूमेरिकल्स पहला देखते हैं, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस placed in xy plane, placed in xy plane through a electric field placed in xy plane due to a electric field of phi k cap न्यूटन पर कूलम, phi k cap न्यूटन पर कूलम, the surface is a square shape, is a square of length 10 centimeter, of length 10 centimeter। अब जरा ध्यान से देखो, find the flux through a surface placed in xy plane। आपका जो सरफेस है वो xy प्लेन में प्रेजेंट है, सही है, वो xy प्लेन में प्रेजेंट है, और आपको फ्लक्स फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कौन से प्लेन में है? z प्लेन में है। देखो k कैप दिया हुआ है, वेक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है? फाई k कैप, कौन से डायरेक्शन में है? यानी z एक्सिस में है। आपका एरिया वेक्टर जो है, मतलब सरफेस है, वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। जरा ध्यान से देखो भाई, ये एक्स प्लेन, ये एक्स प्लेन, और ये वाई प्लेन, एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन। यानी देखो कोई भी कोना पकड़ लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्चुअल में ये जेड एक्सिस ऐसे बाहर आती है, सही है। आपका जो सरफेस है स्क्वायर शेप का, वो ऐसे रखा हुआ एक्स वाई प्लेन में, ये बॉर्ड के प्लेन में रखा हुआ, ऐसे ऐसे रखा हुआ, यानी इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, आपकी तरफ है ना, एक्स वाई प्लेन यही होगा ना, ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपकी बाजू आती हुई जेड एक्सिस। फिर से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपकी बाजू आती हुई जेड एक्सिस। क्लियर है?
जो सरफेस है हमारा स्क्वायर शेप का वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, यानी ये, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा आपकी तरफ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है, यानी वो भी ऐसे ही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। आज समझ में, पक्का। ठीक है, एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो कि यहां से बाहर आता हुआ जेड एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड एक्सिस में, मतलब वो भी बाहर आती है, यानी जो थीटा हो जाएगा वो 0 होगा, किसके बीच में, तो कि बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ऐसा समझ में, क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो एरिया वेक्टर भी कहां होगा, जेड एक्सिस में ही होगा, सही है। एरिया कितना होगा, तो कि 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर और उसका होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, के कैपिटल। क्लियर है, यानी 10 की पावर -1 का स्क्वायर यानी 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, और ये क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई कितना है, 5 है, ए कितना है, 10 की पावर -2 है, कॉस दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 0 कॉस 0, यानी आपका फ्लक्स 5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, आओ यहां सेकेंड, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ circular plate of radius 7 meter placed in YZ plane, and electric field is 5 Newton per coulomb in y axis, that is in positive y axis, j cap के डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस। क्या है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन YZ प्लेन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 न्यूटन पर कूलम इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। आइए बनाते हैं, YZ प्लेन में ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, सही है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। आपका जो सर्कुलर प्लेट है वो YZ प्लेन में रखा हुआ है, y एक्सिस यानी ये, z एक्सिस यानी ये, यानी आपका जो प्लेट है वो ऐसे रखा हुआ है, सही है, आपका जो प्लेट है वो ऐसे रखा हुआ है, सही है ना, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, सही। अच्छा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, बोलो, क्लियर है। ऐसे प्लेट रखा हुआ है, ये z एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो प्लेट ऐसे रखा हुआ है, सही है, क्लियर है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां है, 5 न्यूटन पर कूलम इन पॉजिटिव y एक्सिस, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे है, सही, पॉजिटिव y एक्सिस में, यानी इस केस में आपका जो फ्लक्स है मतलब थीटा है वो 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा, कॉस 90 है, कॉस 90 तो 0 होता है, सही, इस वाले केस में आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर यही प्लेट को मैं ऐसे रखता,
ऐसे, यानी एक्स और जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में अगर आपका प्लेट एक्स जेड प्लेन में होता यानी ऐसे होता, सही है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाता भाई, ऊपर जाता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर जाता। अच्छा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाई एक्सिस में दिया हुआ। हाँ, तो इस केस में एंगल आपका कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स आएगा। कितना आता है देख लेते हैं, देखो E इज इक्वल्स टू, सॉरी, फाई इज इक्वल्स टू, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई ए थीटा कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0, यानी E इंटू ए के जितना फ्लक्स आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही हुआ है 5, एरिया आपका होता है सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो पाई 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 का वैल्यू 22/7 ले रहा हूं, 22/7, और रेडियस 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 7, सही है, क्लियर है। अच्छा, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, इतना बचा 22 5 110 इंटू 7, 110 इंटू 7, 770 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। यानी कौन सा प्लेन दिया हुआ है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, सही है, क्लियर है। YZ प्लेन में था ये, YZ प्लेन में था तो 0 होगा, वही चीज XZ प्लेन में रख दी तो आंसर आ गया, सही है। सिमिलरली अगर आपको XY प्लेन दिया होता, अगर आपको XY प्लेन दिया होता, XY यानी प्लेट अगर ऐसे रखा होता है ना, ये X प्लेन ये Y प्लेन ऐसे रखा होता, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आता भाई, Z एक्सिस में, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस में है यानी ऊपर है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, Y एक्सिस में ऊपर, यानी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सही। तो XY प्लेन में भी फ्लक्स 0 आता है। देखो XY प्लेन में यानी प्लेट आपका कैसा रखा हुआ है, ऐसे, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस, यानी इसका एरिया वेक्टर यहां से बाहर आता, सही है, कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वैसे ही है ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आता, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y डायरेक्शन में यानी ऐसे, यानी एंगल कितना हुआ 90, समझ रहे हो, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, यानी यहां पर भी फ्लक्स ई ए कॉस 90 यानी 0 आता, समझ रहे हो? यानी प्लेन कैसा दिया हुआ, आपका सरफेस का प्लेन कैसा दिया हुआ है उसके ऊपर कहानी डिपेंड करेगी, एंगल 0 बन रहा है, 90 बन रहा है, 180 बन रहा है, उस पर फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड करेगा, क्लियर है। नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए पूरी चीज, क्लियर है। चलो भाई, मैं ये रब कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अनसिमेट्रिकल सरफेस। भाई अभी हमने जो भी फ्लक्स देखा है ना, वो सारी सिमेट्रिक सरफेस थी, हमने लिया था सर्कल, हमने लिया था स्क्वायर, है ना, हमने ऐसे सरफेस लिए थे जिसका एरिया हमें पता था। बट अगर हमें कोई ऐसा शेप दिया है, सही है, जिसका हमें एरिया नहीं पता है, तो उसका फ्लक्स कैसे निकालें, यानी अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल सरफेस है,
जिसके एरिया का फॉर्मूला हमें नहीं पता है। तो ऐसे सरफेस के लिए हम फ्लक्स कैसे निकाले वो आज हम देखेंगे। आया समझ में? अच्छा देखो, ये वाली सरफेस है, एक अनसिमेट्रिकल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिया गया है, ये सरफेस भी ऐसे रखा हुआ है, सही है, ऐसे सरफेस रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में दिया गया है, सही। ये सरफेस एक्जेक्ट प्लेन में रखा है। तो चलो थोड़ा सिंपल बना देते हैं, थोड़ा सिंपल बना देते हैं। ये सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी बना देते हैं तो सोचने में थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ये सरफेस कुछ ऐसे है, सही, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दी गई है। अब यार ये सरफेस तो अनसिमेट्रिकल, यानी इसका एरिया तो हम नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल फॉर्मूला से तो नहीं निकाल पाएंगे, समझ रहे हो? तो ऐसी सरफेस का फ्लक्स हम कैसे निकालें, आइए हम चेक करते कैसे निकालें। एक काम करते हुए, यहां तो कहीं से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, कहीं से कम कर रही है, ऐसा कुछ है। एक काम करते हैं, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, छोटा सा, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, इसको बोल देते हैं डीए, इसके एरिया को बोल देते हैं डीए, ऐसा, सही, ऐसा काटा हुआ, ठीक है। इसका एरिया भाई, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, छोटा सा वेक्टर डीए वेक्टर, है ना। हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया ये सरफेस में से कुछ ऐसे, और उसका एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है, डीए वेक्टर, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट काटो डीए, बहुत छोटा सा, और उसका एरिया वेक्टर कैसे है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ, ऐसे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। तो एक काम करते, इतना छोटा फ्लक्स पहले फाइंड कर देते, छोटा, बराबर, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू एन एलिमेंट, ड्यू टू एन एलिमेंट, सही, ड्यू टू एन एलिमेंट। फ्लक्स भी छोटे एलिमेंट के लिए भी छोटा ही होगा, डी5 होगा। अच्छा, कितना होगा डी5 इज इक्वल टू, तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीए, डी5 इज इक्वल टू ई डॉट डी। ध्यान से देखो, ये फ्लक्स एंगल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो जीरो होगा, यानी ये हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1, यानी छोटा सा फ्लक्स डी5 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा। चलो अभी एंगल में ही रखो, एंगल में ही रखो, चलो छोड़ो, डी5 इज इक्वल टू ई डॉट, ये छोटा सा फ्लक्स मिल गया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट अभी क्यों नहीं किया वो मैं समझाता हूं, सही है, क्योंकि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना, तो अभी एंगल में ही रखते हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं, मतलब थीटा नहीं रखता हूं मैं, जनरल फॉर्म लेते हैं, क्योंकि बन सकता है ना ये एलिमेंट ऐसे काटा है, कोई ऐसा टेढ़ा काटा, कोई ऐसा रिवर्स काटा, हो सकता है, सही, मतलब अभी तो ऐसे ही रखा हूं, क्लियर। तो स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू एन एलिमेंट डी5 इज इक्वल्स टू ई डॉट डीए, आ समझ में। अच्छा, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन डी5 होगा, है ना। एक एलिमेंट में यहां काटूंगा, सही है, इसका फ्लक्स निकाल दूंगा, ये भी डी5, एक एलिमेंट यहां काटूंगा, उसका भी फ्लक्स निकाल दूंगा, ये भी डी5, है ना। तो ये डी5 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 सारा ये सरफेस में एलिमेंट के फॉर्म में फाइंड करूंगा, और जितने भी एलिमेंट आए वो सबको मैं जोड़ दूंगा। आपको पता है छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ने की जो मेथड होती है वो इंटीग्रेशन होती है, सही। तो टोटल फ्लक्स फाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी5, और ये चीज मैं पूरी सरफेस पे कर रहा हूं। ये चीज क्या है, ये चीज है सरफेस इंटीग्रेशन, ये चीज क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन में एरिया के ऊपर कर रहा हूं, पूरे सरफेस एरिया के ऊपर कर रहा हूं, क्लियर है, यानी सरफेस का हर कोई एलिमेंट मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूं,
ऐसा। अच्छा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फाई, डी फाई को मैं ई डॉट डी ए लिख सकता हूं। सही है। तो ऐसे आप अनसिमेट्रिकल सरफेस के एरिया को फाइंड कर सकते हो। सही है? इसको क्या बोलेंगे जरा ध्यान से देखो, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। अनसिमेट्रिकल सरफेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा? सरफेस इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। सही। फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। ये पूरा क्लोज सरफेस का मैंने क्या किया, सरफेस इंटीग्रेशन किया। किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूरे एरिया के लिए। तो छोटे छोटे फ्लक्स को मैं इंटीग्रेट करके जब टोटल करूंगा उनका, तब जाके मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये वाली फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड। इसको आप सिमेट्रिक सरफेस पर भी लगा सकते हैं। सही। अगर सिमेट्रिक सरफेस दिया होगा तो फाई इज इक्वल्स टू ई कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर इंटीग्रल डीए डीए करके क्या आ जाएगा? आपका पूरा एरिया। समझ लो, मतलब ये फॉर्मूला सिमेट्रिक के लिए भी वैलिड है, अनसिमेट्रिकल के लिए भी वैलिड है। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये स्टेटमेंट याद रखना, आगे गॉस लॉ में यूज करेंगे। बराबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। ये चीज याद रखिए, बड़ा है। क्लियर? क्लियर है? एक बार जरा देख लो, ये जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल सरफेस होगा तो फ्लक्स डायरेक्ट ई डॉट ए से नहीं मिलेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिक सरफेस का हमें एरिया नहीं पता होता। सही। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे सा एलिमेंट कट करेंगे और उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे। छोटा एलिमेंट है तो उसका जो फ्लक्स आएगा वो भी छोटा ही होगा। सही। एक दूसरा एलिमेंट काटेंगे, उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे। ऐसे पूरे सरफेस को हम छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे और हर एक एलिमेंट का हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। सब एलिमेंट का मिल जाएगा तो टोटल फ्लक्स पाने के लिए हम सबको ऐड करेंगे। छोटे छोटे मेथड एलिमेंट के फ्लक्स को ऐड करने का जो तरीका है ना, छोटी छोटी एलिमेंट को ऐड करने का जो तरीका है वो होता है इंटीग्रेशन। सही। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम छोटे छोटे फ्लक्स जो हमने निकाले उनका इंटीग्रेशन करें। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई, और ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं पूरे सरफेस के ऊपर। ठीक है। इसीलिए इसीलिए इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, पूरी सरफेस के ऊपर। क्लियर है? अच्छा, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन किस चीज का? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, बाद में आगे चीज बताता हूं। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो यार, ये चीज बहुत ही टफ है ना। बोलने के लिए तो हमने बोल दिया कि भाई छोटे छोटे एलिमेंट ले लो, उसको इंटीग्रेट कर दो। एक्चुअल में इट इज वेरी टफ। समझ रहे हो? ये बहुत ही टफ है, क्योंकि यहां जो इंटीग्रेशन आएगा वो बहुत ही एडवांस लेवल क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है। समझ? या मतलब ये तो मेथड खाली नाम के लिए ही अच्छा है, अगर इसको अप्लाई करोगे तो पूरा समय ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने में ही चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये दिक्कत है यहां पर।
सिमेट्रिक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ई डॉट ए कर लो, ई ए कॉस थीटा निकाल दो। दिक्कत आएगा एसिमेट्रिक सरफेस के लिए, अनसिमेट्रिक सरफेस के लिए। सही। तो गॉस बाबा ने देखा, गॉस एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। सही। फ्लक्स के लिए उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। ठीक है। उसने देखा कि अरे भाई ये तो बड़ा है, जबरदस्त टाइप का इंटीग्रेशन आ रहा है। हाँ, मेरे बच्चे तो वेक्टर में ही हिल जाते हैं, है ना, मेरे बच्चे तो वेक्टर में ही हिल जाते हैं, तो ये सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्हें देखा कि चलो भाई एक शॉर्टकट निकाल। सही। तो उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का। सही। और वही चीज है गॉस लॉ। सही। गॉस लॉ से फटाक से आंसर आ जाएगा फ्लक्स का, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। सही। कोई भी टाइप का सरफेस दिया हो, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, गॉस लॉ दोनों जगह पर वैलिड है, एक शॉर्टकट है। सही। सीधा देख के आप फ्लक्स बता पाओगे कि भाई ये सरफेस में से कितना फ्लक्स है। सही। तो वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है। सही। और बाद में हम देखेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन। क्लियर है। गॉस लॉ एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। सही। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम गॉस लॉ से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है। ये चीज एक बार रिवाइज करके आना, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें आप रिवाइज रखना, तो गॉस लॉ में आपको ज्यादा मजा आएगा। क्लियर। टिल देन अ वेरी गुड बाय, मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।